अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम पॉपुलेशन का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने पॉपुलेशन पर डिलीवर किया था, उसमें हाफ ऑफ द चैप्टर कवर किया था। ब्रायन टिटली की बुक यूज़ कर रहे हैं। सेक्शन 5.4 चल रहा है जो पॉपुलेशन का सेक्शन है। तो पॉपुलेशन के हवाले से कुछ बातें हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे। पॉपुलेशन में एक डिपेंडेंसी रेशो होता है। डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी का मतलब कोई किस पे इन्हिसार करता है। कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो काम करने की कैपेसिटी में नहीं होते। तो काम करने की कैपेसिटी में जो नहीं होते वो डिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है आपकी बुक में पेज नंबर 413 पे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है। तो अब सवाल है कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है वो कौन सी होती है और जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो कौन सी होती है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स द वेरी यंग, स्कूल चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, ओल्ड एज पेंशनर्स, पीपल हु आर नॉट willing or able to work। ठीक है, who have decided that they will not participate in the economies वर्किंग। अच्छा, अब इसमें इकोनॉमिस्ट का आपस में इख्तिलाफ है, बाय द वे किताब में नहीं है लेकिन मैं वापस में बताऊं आपको। क्योंकि वो जो हाउसवाइफ घर में है वो क्या कुछ नहीं कर रही, इकोनॉमी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसकी। उसको भेज दें फिर आप जॉब पे ताकि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करे, लेकिन फिर जो घर के काम थे वो उसके लिए फिर आपको एक मेड रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है वो काम तो कर ही रही है ना जो मेड कर रही थी। अगर वो सफाई कर रही है तो मेड का काम है। इसी तरह से आपको उसके लिए जो है वो बच्चों के लिए एक ट्यूटर रखनी पड़ेगी, एक आया रखनी पड़ेगी। वो दोनों काम भी वो कर रही थी। तो ऐसा नहीं था कि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी पार्टिसिपेशन डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसकी पार्टिसिपेशन का कोई हिसाब किताब नहीं है। मॉनेटरी वैल्यू है, इस तरह से है कि अगर उसको ना रखते तो ये खर्चा करना पड़ता। उसको पर्सनली नहीं मिल रही, लेकिन उस हाउस होल्ड की बात कर लें। उस हाउस होल्ड में लेट सपोज 100,000 रुपीज मंथली इनकम आ रही थी समहाउ कहीं ना कहीं से। अब आपने कहा कि खातून तो बिल्कुल बेकार बैठी हैं घर पे, इनको घर से निकालो भाई, ये इकोनॉमी का हिस्सा बने, पार्टिसिपेट करें। वो घर से निकल गई, 50,000 कमाने लगी। इनके घर की इकोनॉमी कितनी हो गई? 150,000। फिर इन्होंने 3 मेड हायर की जिनको 60,000 पे कर रहे हैं। तो ओवरऑल फिर इनके पास जो पैसे बचे वो 1 लाख के बजाय 90,000 बच गए। तो उसकी जो वैल्यू थी वो कैलकुलेट की जा सकती है कि वो कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता, बहुत सी जगहों पर नहीं लाया जाता। सिमिलरली जो बच्चे आपके हमारे घरों में हैं वो तो इकोनॉमी में कोई हेल्प नहीं कर रहे, वाकई नहीं कर रहे, सुस्त बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चे बिलो एवरेज जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समहाउ किसी न किसी तरह से कर रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल ठीक कर रहा है, कोई किसी वर्कशॉप पे बैठा हुआ है, वो कुछ कर रहा है, काम कर रहे हैं, बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। गांव देहात में भी बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं। उनका गांव देहात में खवातीन की तो बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन होती है, हमारे यहाँ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। वहाँ पे पार्टिसिपेशन बाकायदा जॉब्स रिफाइंड होती हैं उनकी। तो सिमिलरली बूढ़े जो रिटायर्ड लोग हैं, हमारे यहाँ चूँकि सिस्टम है फैमिली सिस्टम। किसी और जगह पे एक शख्स जब बूढ़ा हो गया, वो किसी ओल्ड हाउस में चला गया, वो कुछ नहीं कर रहा सिवाय वहाँ बैठ के खा रहा है,
और सर्विस रिसीव कर रहा है कि मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाओ, मुझे वहाँ बिठाओ, मुझे ये दवा खिलाओ, मुझे ये खिल, वो रिसीव कर रहा है सर्विसेज खाली। लेकिन हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें जब कोई शख्स रिटायर हो जाता है तो घर में यूज़फुल काम कर रहा होता है, जो अगर वो ना होता तो किसी को पे करके करवाना पड़ता। मिसाल के तौर पे आपको सौदा सुलफ लाना है, गोश्त लाना है, हाउस होल्ड स्टाफ से डील करना है, आपने स्टाफ रखा हुआ, उनको कोई देखेगा भाई, कोई उनको मैनेज करेगा, कुक आ रही है, मासी आ रही है, बच्चों को भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं वो, और फिर वो डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है घर में करने का। तो अब आपके पास नहीं है कोई बड़ा जिस माशरे में, फिर वो जा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, फिर वो उसको पैसे पे कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे हमारे बड़े जो हैं वो उस रोल को प्ले करते हैं, समझाने बुझाने का, मसलों के हल करने का, आपको बैठ के आपकी काउंसलिंग करने का। तो ये रोल्स हैं हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे कि फैमिलीज क्लोजली नेट टुगेदर होती हैं। वहाँ पे जो लोग काम नहीं करते बज़ाहिर, वो एक्चुअली इसलिए काम नहीं कर रहे कि वो काम नहीं करना चाहते, वो काम कर रहे हैं, बस उनका काम रिकग्नाइज नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्क में जब कोई शख्स ये कहता है कि आई एम रिटायर्ड, तो वो फिर ऐसा होता है कि वो काम नहीं कर रहा होता, वो रिटायर्ड होता है। अगर वो रिटायर्ड है तो फिर वो उस फंड को एंजॉय करता है जो उसके लिए मुख्तस किया गया। तो ये एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ डिपेंडेंट पॉपुलेशन उसको कहा गया है जो हाउस होल्ड वाइफ्स हैं और जो घर में बूढ़े हैं और वो बच्चे हैं। अब आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखिए, ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे, इकोनॉमी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, अगर तो वाकई ये डिपेंडेंट हैं, बोझ हैं माशरे के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा है नहीं। तो आप ये देखेंगे, और वर्किंग पॉपुलेशन वो है जो कि काम करना चाह रही है। तो फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में 100 मिलियन वर्किंग पॉपुलेशन है और 100 मिलियन ही डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, तो हर एक बंदा एक एक्स्ट्रा बंदे को सपोर्ट कर रहा है। तो वो ये कहते हैं कि जी ये कम होगी तरह से। अब इसमें बड़े मज़े की बात है, ये मैं चश्मा दूसरा लगा लूँ, मुझे दिख नहीं रहा। साउथ अफ्रीका में इन्होंने हिसाब लगाया कि 18 मिलियन पीपल वर्किंग हैं और 38 मिलियन पीपल जो है वो डिपेंडेंट है। तो हर एक बंदा दो बंदों को सपोर्ट कर रहा है एक्स्ट्रा अपने अलावा। ऐसे ही है। तो हमारी सोसाइटी में अगर ये फिगर हो भी कि जी 10 मिलियन लोग जो है वो वर्किंग है और 30 मिलियन लोग वर्किंग नहीं है, फिर भी हमें ये बोझ इसलिए नहीं लगता, हम लोगों को ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं लगता कि उनमें से एक हमारी बेगम साहिबा हैं जो घर में इतने सारे काम कर रही हैं कि अगर वो वर्किंग होती तो वो घर के काम करने के लिए फिर हमें एक एडिशनल रिसोर्स हायर करनी पड़ती। उनमें से एक हमारी अम्मी है, एक हमारे अब्बू हैं। अम्मी जो है वो सुबह से जो आती हैं घर में, पहले कपड़े धोने वाली, तो बर्तन धोने वाली, तो सफाई करने वाली, तो ये वाली, तो कुक, तो उन सबको उन्होंने मैनेज करना है। सब्जी वाले का, सब्जी वाले का, गोश्त वाले का, जमादार का, इसका सब अब्बू ने रखना है जी। फिर घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस अब्बू ने देखनी है, सुबह शाम फलाना हो गया तो चलो उसको फ़ोन करके बुलाओ, उसको काम करवाओ, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं हो रही, ये सब चीज़ों का मतलब ये एक काम है। उसके बाद जो है वो बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करने की जॉब। बड़े जब अपने बड़ों के साथ अच्छे से बात करते हैं तो बच्चों को समझ में आता है कि हमें भी अपने बड़ों से अच्छे से बात करनी है, या जो भी बिहेवियर कल्चरली आप उनमें इनकलकेट करने चाहते हैं। तो हमारे लिए ये 10:30 का रेशो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं करता। वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट को बहुत बग करता है कि ये क्या, कौन क्यों करेगा, कोई एक बंदा 3 बंदों को बोझ क्यों उठाना चाह रहा है, क्यों उठाएगा वो, क्या फ़ायदा उसका? क्योंकि उनका फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है। उनको फैमिली सिस्टम में ये इंटरडिपेंडेंस, बेलौसी, एक दूसरे के लिए कुछ करना, ये सब कुछ नहीं है उनके यहाँ। वहाँ पे वो सोचते हैं कि ये जो 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग खुद खा रहे होंगे, किसी और को नहीं खिला रहे होंगे, और बाकी 30 लोग जो हैं वो इनके टैक्स के पैसे से पल रहे होंगे, जो उनको बुरा लग रहा होगा। वेस्ट में ये मसला है। तो फिर जब 10 लोगों की कमाई पे उन 10 के अलावा 30 लोगों को और पालना है तो कितना टैक्स लगेगा? बहुत टैक्स लगेगा। फिर आपको अब ये हमारे यहाँ जो 30 लोग हैं ये बाहर थोड़ी पल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेके इनको पालेगी, हम खुद अपनी जेब से पाल रहे हैं इनको। हम तो गवर्नमेंट को भी पाल रहे हैं माशाल्लाह, हाँ, और उनके डिपेंडेंट्स को भी पाल रहे हैं। खैर, तो बाहर तो फिर टैक्स, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पे 50-60% तक टैक्स है ताकि वो डिपेंडेंट्स को पाल सकें। तो वो फिर क्या कहेंगे आपसे
कि आपको डिपेंडेंसी रेशो कम करना चाहिए। अब डिपेंडेंसी रेशो कम करने का तरीका क्या है उनके पास, कि भाई पॉपुलेशन कम करो। जब पॉपुलेशन कम कर ली तो अब क्या कह रहे हैं, अब बच्चे ही नहीं है, बच्चे नहीं है तो ये तो सब बूढ़े हो गए। ये जो लोग काम कर रहे थे पहले, अब तो ये काम करने कितने दिन काम करेंगे, 2-20 साल बाद ये सब बूढ़े हो गए, अब काम कौन करेगा। फिर ऐसी फैमिलीज को लेके आओ जो बच्चे पैदा करती हों, जिनमें बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज हों, बहुत सारे लोग हों, तो वापस मजबूरन उसी पे उनको आना पड़ा, फिर वही डिपेंडेंसी रेशो नजर आएगा उनको। तो ये कंफ्यूज हो गए कि ये करें क्या, डिपेंडेंसी रेशो कम करेंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम होगी तो फिर अगली जनरेशन काम करने के लिए नहीं अवेलेबल होगी। तो ये जो फैमिली स्ट्रक्चर खत्म करने की वजह से इकोनॉमिक्स में बड़ा मसला आ जाता है। जब आप टोटली वन ऑन वन चल रहे होते हैं तो फिर इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा मसला है, इंसान नहीं रहेगा फिर वो, क्योंकि इंसान एक सोशल सिस्टम के तहत ही रह सकता है, अदरवाइज वो इस कदर शदीद किस्म की बीमारियों में मुब्तला रहता है, जहनी परेशानियों में। तो कहते हैं ना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का दिल है और सबसे बड़ा दोस्त उसका काबू में हुआ दिमाग है। और 95% आबादी अपने दिमाग को काबू में नहीं कर पाती, दिल के हाथों मजबूर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाने वाले ने खुद ही दे दिया। उसको पता है कि 95% लोग जो हैं वो दिल के हाथों मजबूर होंगे, और दिल तो पतंग की तरह कभी इधर जाता है, कभी इतने से मसला देखता है और बैठ जाता है, किसी के यहाँ चोरी देखता है बैठ जाता है, कहता है भाग जाओ यहाँ से, किसी के हाथ में कोई अच्छी स्क्रीन देखता है कहता है ले लो ले लो, किसी को थिरकते देखता है तो उसका भी थिरकने का दिल चाहता है, किसी को कब्र में उतरते देखता है तो समझता है मैं भी कल उतर जाऊंगा। तो दिल तो बड़ा ही घूमता फिरता रहता है पतंग की तरह से ना। तो उसको जो है वो सख्त पहरेदार चाहिए, एक कंट्रोल में दिमाग, जो कि 95% आबादी के पास नहीं होता। तो फिर हमारे बनाने वाले ने हमें ये रास्ता दिया कि इंसान हमेशा एक स्ट्रक्चर में बंधा रहे, उसके ऊपर कोई ऐसा हो जिसके साथ उसका ऐसा ताल्लुक़ हो कि वो हर सूरत उसकी बात मानता हो, उसका दिमाग कुछ ऐसा सेट हो गया हो कि वो ओबीडियंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कि बात तो माननी है। तो आप याद करें कि हमारा आज से 20-30 साल पहले तक का जो सिस्टम था, फैमिली सिस्टम था, उसमें बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बस पसंद आ रही है नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन ये तरबियत थी आपकी, बात माननी पड़ेगी। बात मानना आपके दिल की पतंग को खूंटे से बांध देता है। आपको पता है कि हर जगह नहीं उड़ सकेगी ये, इसको वही करना पड़ेगा जो मुझे बात मिलेगी। तो इसकी वजह से आपका दिल जो आपके साथ खिलवाड़ करता है उससे आप महफूज रहते हैं, जो आपके साथ। और जब वेस्ट में ये बात आपको पता चल गई कि आपको बात नहीं माननी किसी की, आपको अपनी मर्जी चलानी है, और अपना दिमाग तो कंट्रोल में है नहीं 95% लोगों का, तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनको हर वक्त जो है वो, और ये जो आज़ाद दिल है ये इकोनॉमिक्स ने हमें सिखाया है कि आज़ाद दिल कैपिटलिस्ट के बड़े काम का है। कि पहले के दौर में ये होता था कि आपके पास इकोनॉमिक्स अपने घर की चलानी है, आपके पास 10 लाख रुपए साल के आ रहे हैं, तो आप उस 10 लाख रुपए को अप्रोप्रिएट करते थे कि भाई मैं इससे ये करूँगा, ये राशन है, ये कपड़े हैं, ये बच्चों की तालीम है, ये घर का खर्चा है। सोच समझ के प्लानिंग कर, जो दिमाग वाले होते थे उनके हवाले होती थी वो बात कि भाई ये फैसला करेंगे। लेकिन पूरे मीडिया ने पिछले 50 साल में आपको मुसलसल इस बात की बम्बार्डमेंट की है कि एक आप दिमाग तो ख़राब चीज़ होती है, दिल अच्छी चीज़ होती है, दिल से सोचें, दिल से फैसला करें, दिल है, और दिल तो पागल है, ठीक है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि आए है कितना अच्छा है, कितना लाइवली है ना, कि दिल से जो चाहता है कभी कुछ कभी कुछ, क्या ज़बरदस्त आज़ाद पंछी है। इसी तरह से मुसलसल 50 साल में ये समझाया गया कि जब किसी शख्स के अंडर में आप आएंगे तो ख़त्म, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई, वो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है अगर कोई अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप रहा है। ऐसा नहीं था, असल में मसला ये था नहीं, मसला ये था कि एक खूंटे से जब रस्सी बंध जाती है तो वो इधर उधर डोलती नहीं रहती, और जो डोलना है ना इसी को एंजाइटी कहते हैं। जब आपका दिल डोल रहा होता है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। जब आप किसी बड़े के साथ एसोसिएट होते हैं, चाहे वो आपका बाप हो, आपके दादा हो, या कोई और कोई शख्स ऐसे इसका बड़ा समझ लें, तो ये मसले आपके नहीं रहते। फिर आप इसको अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि आप कभी किसी टूर पे जाएं, बड़े टूर पे,
और तन्हा हो, मतलब फैसले सारे आपने करने हो, हर हर मोड़ पे आप घबराएंगे, पता नहीं इस सफर में यूं जाऊं कि यूं जाऊं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं, ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं रात हो गई तो क्या होगा। लेकिन अगर आप उसी सफर पे किसी को अपने एक को बड़ा बना के चलते हैं, तो आपके जहन से सब एलिवेट, वो सोच लेगा, वो देख रहा होगा, सोच समझ के किया होगा उसने, ये मेरा मसला नहीं है, रास्ते में अंधेरा हो गया तो क्या होगा, कोई मसला नहीं। तो ये सारी बातें बज़ाहिर कल्चरल या सोशल हैं, इसका इकोनॉमिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कि इकोनॉमिस्ट ये कहे कि 30/10 बहुत बुरा है, या हम ये कहें कि 30/10 कोई मसला नहीं है, ओके ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं, हमारा तो फैमिली स्ट्रक्चर ही इस पे चल रहा है 30/10 पे, कि हर एक बंदा 3 बंदों को पाले। क्योंकि वो 3 बंदे फारिग नहीं होते हमारे यहाँ, वो बाकायदा रिस्पॉन्सिबली अपना चार्ज उस एक को देते हैं कि भाई तुम बताओ क्या करना है लाइफ में, और फिर उसके हिसाब से सब मिलके एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड, सरेंडरिंग अप योर ओन विल फॉर अ बेटर कॉज। ठीक है, खैर, तो हम कोर्स से आउट नहीं गए, कोर्स में ही कोर्स की इंपॉर्टेंट डिस्कशन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि अब आगे सारी बातें आएंगी। ठीक है, अब आगे फरमा रहे हैं, द हायर द रेशियो द ग्रेटर द बर्डन ऑन वर्किंग पॉपुलेशन एंड देयरफॉर द एंटायर इकोनॉमी ऑफ सपोर्टिंग पीपल नॉट इन वर्क और अनेबल टू वर्क। More resources and expenditure on them will have to be devoted to education for young, medical and welfare service for young and old alike. In a country such as Sweden, where many essential services and merit goods are provided by the government using taxpayers' money, this means working people will have to pay more tax to support dependents. अब ये सब उनके वेस्टर्न सोसाइटी में ये सब मसला है कि उनको उनके बाप का भी जो मेडिकल का खर्चा है वो गवर्नमेंट ही उठा रही है, तो उनको ये नहीं सोचना कि मेरे अम्मी का मेरे अब्बू का मेडिकल खर्चा कैसे उठेगा, तो वो अपने ऊपर ही खर्च करते हैं और अपना टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को, उस टैक्स से गवर्नमेंट जो सभी का मेडिकल उठा रही है। तो जब बहुत सारे डिपेंडेंट आ गए तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब इनके लिए वर्किंग पॉपुलेशन इतनी सी, डिपेंडेंट इतने सारे, तो टैक्स ज़्यादा लगाओ। फिर लोगों को चिड़ हो रही है, मैं अपने बाप का करूँ कि सबके बाप का करूँ, इतनी इतनी मेरी तनख्वाह चली जाती है, अगर मैं खाली मेरे बाप का मसला होता तो इतनी सी तनख्वाह में गुजारा हो जाता, अब मुझे इतना टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर तो सबके बाप का मैं क्यों करूँ। ये सारे मसले आए, अब आ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम प्रपोज होता है, चलता है, चलाने के बाद हमें अंदाजा होता है कि नहीं इसमें यहाँ मसले थे, और ये नेचुरल है, इंसान ऐसे ही है, करके देखते हैं फिर उसमें बेहतरी लाते हैं, फिर करके देखते हैं फिर बेहतरी लाते हैं। ठीक है जी, डिपेंडेंसी रेशियो बहुत से मुल्कों में बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, बड़ी ज़बरदस्त वजह है, वो है स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। बड़ी मज़ेदार बात है, पहले बच्चा जब बड़ा होता था 14-15 साल में, वो काम का होता था, किसी काम का होता था, पहले गिल्ड्स होती थी, इदारे होते थे, लोग होते थे जिनके साथ आप मुंसलिक होकर काम सीखना शुरू कर देते थे। 12-13-14 साल तक आपकी तरबियत होती थी, आपको बोलना पढ़ना लिखना हिसाब किताब करना आ जाता था। उसके बाद उसके साथ साथ ही बल्कि आप एसोसिएट होते थे अपनी रेलिवेंट या पेरेंट्स की रेलिवेंट किसी फील्ड के साथ, आप किसी कारखाने से एसोसिएट हैं, किसी ताजिर से एसोसिएट हो गए, किसी, ये गिल्ड्स होती थी कि जी ये जूतों बनाने वालों की गिल्ड है, ये घड़ी बनाने वालों की गिल्ड है। गिल्ड का मतलब उनका एक एक फ्रेटर्निटी होती थी, एक उनका इदारे नुमा एक चीज़ होती थी कि घड़ी बनाने वाले ये 10 लोग हैं, बस यही बनाएंगे, और इन्हीं के ग्रुप में अगर आपको जाना है तो आपको इनके पास इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, फिर ये आपको साल हर साल तरक्की देते देते सिखाएंगे, फिर इजाज़त देंगे अब तुम अपना भी कर लो, या आपका बाप खुद कोई बड़ा मेंबर है गिल्ड का तो आप उससे इनहेरिट कर लें चीज़ें। तो पहले ये 12-13-14 साल के बच्चे एक्टिवली इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते थे। अब आया स्कूल, स्कूल ने कहा भाई बच्चे को पहले पढ़ने लिखने में, ओ लेवल करने में भी 16 साल लगेंगे, अभी 16 साल में बच्चा ऑर्डिनरी लेवल से पास हो रहा है, फिर कहेंगे ये किसी का, हम कोई काम नहीं कर सकता, ये इससे काम नहीं कराना, अभी इसको ए लेवल्स कराना है 2 साल और, अभी 19 साल का हो गया। ठीक है, 19 साल की एज में आप कहेंगे अभी तो सिर्फ ए लेवल्स की यूनिवर्सिटी एजुकेशन थोड़ी हुई है उसकी, अब यूनिवर्सिटी में जाएगा वो, यूनिवर्सिटी में वो 4 साल 5 साल गुजारेगा, तो भाई 22-23-24 साल के बच्चे, लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं, वो अब इकोनॉमी में एज अ वर्किंग पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। 10 साल एक्सटेंड कर दिया, कोई 13-14 साल में पहले हो जाया करते थे, अब 22-23-24-24 साल की एज में लड़का जो है वर्किंग पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस हो रहा है और एक्सपीरियंस नए सिरे से हासिल कर रहा है ज़िंदगी का।
तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। स्कूल लीविंग एज, कॉलेज लीविंग एज या एजुकेशन कंप्लीशन एज बहुत आगे चली गई अब। और ये वो एजुकेशन खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज ने तो जल्दी सीख लिया। वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया कि ये तो ऐसा चलेगा नहीं मामला, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंसी पालते नहीं है वो लोग। वो कहते हैं भाई तुम 18 के हो गए, अपना घर बनाओ। कहेगा मैं अचानक से घर कैसे बना लूं अपना? 18 ईयर्स में बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। तो अब आप अपना घर कैसे बनाओगे? तो इसका मतलब है वो 14 साल से सोचना शुरू कर देता है उनका बच्चा कि भाई मुझे अपना करना है कुछ। 18 तक मुझे, मैं अपना कर चुका हूँ कुछ सेटिंग। तो वो 14 साल से फिक्र में होता है बच्चा कि मुझे तो निकाल देंगे। अभी आप कितने कंफर्टेबल बैठे हैं ना कि कल क्या करेंगे, हाँ नेटफ्लिक्स देखेंगे, परसों क्या करेंगे, हाँ कुछ भी नहीं। फिर 18 को हो जाएंगे, हाँ, कुछ नहीं करना। 18 में क्या होगा? हुआ हुआ, नहीं होगा तो क्या होगा? वहां 18 साल में बच्चे को पता है भाई मेरे सारे बेनिफिट्स खत्म, सब खत्म, मेरे सारा स्टाइपेंड मिलना बंद, मुझे जो कुछ भी मिल रहा था ना सब कुछ खत्म हो जाएगी, तो मुझे खुद करना है। तो और मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चा नजर आ रहा होता है ना घर से जाने की फिक्र खुद नहीं कर रहा, फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये तो घर से नहीं जा रहा, ये तो हमारे ऊपर बैठ जाएगा। हमने तो फिक्र अपनी करनी है कि अपना रिटायरमेंट फंड बनाना है, ये अगर हमारे ऊपर बैठ गया तो हमारा रिटायरमेंट फंड कैसे बनेगा? ये तो हमें खिलाएगा नहीं, कोई नहीं खिलाता किसी को। तो उनके यहाँ तो इसको, जो स्कूल कॉलेज है वेस्टर्न सोसाइटी में, स्कूल कॉलेज को ऐसा लिया गया, बहुत से बच्चे हाई स्कूल भी नहीं जाते। बाय मैक्स बच्चा हाई स्कूल के बाद जॉब कर चुका होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो वहां पे हर एक थोड़ी करता है। वो तो वो करता है जिसको लगता है कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मैं पढ़ के बहुत ज्यादा कमा सकता हूं, तो फिर वो फोकस करता है कि ठीक है। तो बहुत छोटी पॉपुलेशन है बाहर के मुल्कों में जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है। ये मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। और ज्यादातर वहां पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन मिलेंगे आपको? हमारे जैसे गरीब मुल्कों के गरीब माँ बाप के करोड़पति बच्चे, जो माँ बाप का पैसा लुटाने आए होते हैं। हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से ऊपर की यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहीं पे पढ़ेंगे हम अब्बा के पैसों से। तो हमारे यहाँ फुल टाइम स्टूडेंट नाम की एक चीज होती है, बाहर नहीं होती। फुल टाइम स्टूडेंट है भाई, सिर्फ पढ़ता है। ये क्या बात है? पढ़ता किस लिए है, क्या करने के लिए? सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता है। तो कोई कुक आपने देखा है जो सिर्फ पकाता हो, खाता ना हो? है ना, रोबोट हो सकता है वो, खाता ही नहीं है, खाना ही नहीं खाता, कभी नहीं खाता, सुबह दोपहर शाम रात भूखा रहता है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है कि तो एक तो हमारे यहाँ फुल टाइम स्टूडेंट का चक्कर चल गया, तो वो चल गया। दूसरा दूसरा जो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ गया, वो बढ़ गया कि डेथ रेट कम हो गया, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। अब एक बंदा 60 साल में काम करते करते ही मर जाता था, अब भाई वो काम करते करते मर ही नहीं रहा, फिर वो रिटायर हो गया, रिटायर होके भी नहीं मर रहा, वो जी ही जा रहा है। तो उसकी वजह से डिपेंडेंसी बढ़ गई, अब भाई उसको पालो। वो तो शुक्र है कि सारे पॉलिटिशियन बूढ़े होते हैं, वरना अगर जवान पॉलिटिशियन होते हैं वो तो कहते हैं भाई ये मेडिकल मेडिकल साइंस पे इतनी रिसर्च करने की क्या जरूरत है? अरबों खरबों डॉलर तुम लोग उस पर लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हैं मेडिकल साइंस पे इतने पैसे? दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? और जीना है, और जीना है, मर ना जाए। क्यों? क्योंकि रिसर्च की सारी पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? बूढ़े लोग। पॉलिटिशियन सारे कौन है? बूढ़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितने साल का है? 70 प्लस का है। इमरान खान कितने साल का है? 70 प्लस का है। नवाज शरीफ कितने साल का है? ये सब जितने भी पॉलिटिशियंस डिसीजन मेकर्स होते हैं सब बूढ़े होते हैं, और इनको मरना नहीं होता। तो फिर जो जो भी रिसर्च ऐसी होती है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाए, ये उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि अगर सारी गवर्नमेंट में 30 साल के लोग आ गए ना, तो ये रिसर्च को बंद कर देंगे। क्या करना है यार, जिम जाओ बस, सही है, फिट है, हेल्दी है। इतना खर्चा कर रहे हो तुम लोग लाइफ तो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर जो ओल्ड एज के ऊपर जा रहा है, उसकी वजह यह है कि पॉलिसी मेकर खुद ओल्ड एज का है। तो फिर फिर एक और चीज हुई कि लोगों की तनख्वाहें चूंकि ज्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हुए, डेवलप्ड कंट्रीज में तनख्वाहें ज्यादा होती हैं, तो लोगों ने सेव किया और अर्ली रिटायरमेंट लेना शुरू कर दी। पहले ही वो 60 साल की उम्र तक काम करते थे, 80 तक जी रहे थे, अब वो 55 में काम करके रिटायरमेंट ले रहे हैं।
कि भाई हम सिर्फ घूमेंगे, अब सिर्फ एंजॉय करेंगे, ये बहुत कमा लिया हमने, और वर्किंग पॉपुलेशन श्रिंक हो गई। फिर गवर्नमेंट ने इसका इलाज के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को अलाउ कर दिया कि भाई पहले आप 60 साल में रिटायर होते थे, अब आप 65 में हो जाना, भाई 65 तक खींच लो उसको, ताकि वर्किंग पॉपुलेशन में कुछ तो इंक्लूड हो, काम कर सकता था फिर भी रिटायर हो गया, कल का कर काम चल। इसी तरह से गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है, और गवर्नमेंट ने जो है वो फोर्स्ड पेंशन स्कीम प्राइवेट, ये क्या होती है, गवर्नमेंट कह रही है भाई अब आप लोग जो नौकरी करते हो ना, हर महीने अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा काट के बचाना लाजमी है आपके लिए, ताकि जब आप ओल्ड एज में जाए तो आपके अपने पैसों से आपका हिसाब किताब हो, हुकूमत को ना देने पड़े बहुत ज़्यादा पैसे, आपके अपने भी फंड्स मौजूद हों। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, EOBI एम्प्लॉज ओल्ड एज बेनिफिट्स का इदारा बना दिया, और एम्प्लॉज से लाजमी पैसे लेके जमा करते रहते हैं, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको वापस करते हैं, ताकि कि हुकूमत के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो बहरहाल ये एक डिबेट है, और इस डिबेट को जो है वो आपकी बुक में तो यही बताया गया है कि डिपेंडेंसी रेशो बहुत बुरा होता है, नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि इसके पीछे हमारे कल्चर में क्या इश्यूज हैं, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग फारिग नहीं बैठे होते हैं हमारी सोसाइटी में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं। हम्म, हाँ, नज़र रखते हैं। हम्म, डिपेंडेंसी रेशो जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल है, कि सबसे पहले देखा जाएगा कि एक मुल्क के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं। एक मुल्क में रिसोर्सेज हैं लेट सपोज 100, और पॉपुलेशन है 50, और ये अभी भी अपनी डिपेंडेंसी रेशियो कम करने में लगी हुई है, तो ये गलत है। उसको अभी पॉपुलेशन को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, ताकि रिसोर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो हो। हाँ, एक इकोनॉमी है, इसके रिसोर्स 100 है, पॉपुलेशन 250 है, तो अब इसमें मसला है। तो इसके भी इलाज हैं, इसका हल है। आजकल की दुनिया में हमने महसूस किया कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा टूल है, उसको यूज़ किया जाना चाहिए। आप इसको एक्सपोर्ट करें, अपने पास बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग सर्विसेज इंक्लूड करें, इनको पॉपुलेशन को एक्सपोर्ट कर दें, वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दें। तो सोल्यूशन तो हमारे पास अच्छे हैं। अपने जो हमारे सोसाइटी का सोशल कल्चरल बॉन्ड था, वो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन बॉन्ड था, जिसकी वजह से कि सोसाइटीज़ जो हैं वो लंबा सर्वाइव करती थी। बहरहाल, तो अब सवाल बिल्कुल जैसे अभी अनम भाई ने पूछा ना कि कितनी होनी चाहिए, तो यही सवाल है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, बात याद रखिएगा कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज मोर इन सर्टेन सिचुएशन एंड लेस इन सर्टेन अदर सिचुएशंस। तो ये आपको अपने अपने, जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें देखने का की तरीका ये है कि आपके अपने इकोनॉमी के कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी रिसोर्सफुल इकोनॉमी है। जैसे कि इंडिया को देखा जाए, तो इंडिया ने बज़ाहिर उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिकली नज़र आ रहा था कि बहुत रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनके पास एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज इस तरह के थे कि उन्होंने कहा कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, इस पॉपुलेशन से ही रिसोर्स ग्रोथ करवाएंगे, और उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में से एक हो गए। तो एक पॉपुलेशन की ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, वो बहुत डिपेंडेंट है इस बात पे कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, आप आगे क्या सोच रहे हैं, उस पॉपुलेशन को कैसे यूज़ करना चाहते हैं, एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा बनाने जा रहे हैं आप, उस पॉपुलेशन को एक्सपोर्ट करने का प्लान है। इंडिया ने कितना जबरदस्त प्लान बनाया, पूरी दुनिया में भेजे अपने बंदे, यहाँ तक कि अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के CEO जो है वो इंडियन बैठे हुए हैं, तो उससे भी उनको एडवांटेज हुआ है, रिटर्न उसके डिविडेंड्स आ रहे हैं इनके पास। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो है जिसकी मदद से ग्रोथ हो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो नहीं है जो जो ग्रोथ को रोक दे। बस ये आसान तरीका है। अगर पॉपुलेशन आपकी इस कदर है कि जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, तो उसकी एक वजह पॉपुलेशन भी होगी, लेकिन उसकी दूसरी वजह आपकी अपनी पॉलिसीज भी होती हैं। ग्रोथ का कम होने की एक वजह आपकी आपकी पॉपुलेशन हो सकती है, लेकिन एक वजह आपकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। आप उसी ओवर पॉपुलेशन को यूटिलाइज करते हुए अपनी ग्रोथ को इंटीग्रेट कर सकते थे, आप एक्सपोर्ट कर देते ह्यूमन रिसोर्स को।
आप जब वो ह्यूमन रिसोर्स को एज अ हब ऑफ डिमांड बना लेते, लोग आके यहाँ पे फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बाहर अब तो दुनिया ने पॉपुलेशन को यूज करते हैं बहुत कुछ करके दिखा दिया है, चाइना ने भी दिखा दिया, इंडिया ने भी दिखा दिया, और यूरोप ने पॉपुलेशन को कर्व करके दिखा दिया कि उससे कितने मसाइल होते हैं। तो अब हम ये बुक थोड़ी सी पुरानी, कोर्स मटेरियल पुराना है थोड़ा सा, तो अब हम ये नहीं कहते कि पॉपुलेशन कम ही होना बेहतर है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऑप्टिमल पॉपुलेशन हर मुल्क की अलग हो सकती है। अच्छा जी, अब इसी हवाले से पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ये देखने के लिए कि पॉपुलेशन में किस तरह के लोग ज़्यादा हैं, किस तरह के लोग कम हैं, यंग ज़्यादा हैं, यंग या ओल्ड ज़्यादा हैं, मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं। वर्किंग पॉपुलेशन को भी इसी हवाले से देखा जाता है। तो बड़ा आसान पुराना आपने देखा हुआ है, ज्योग्राफी के पेपर में भी आपने इसको पढ़ा था, जो एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ा था, पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो मुख्तलिफ शक्ल का हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक शक्ल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये पॉपुलेशन पिरामिड की एक शक्ल है। ये दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है, अगर आपके पास किसी के पास किताब है तो खोल लें, पेज नंबर 419। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड मैंने बनाया है और आप अपनी किताब में देखें तो उसका राइट वाला जो है, इसकी शक्ल देखते ही आप ये कहेंगे किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री का है, लेस डेवलप्ड कंट्री का है, या लीस्ट डेवलप कंट्री का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली पॉपुलेशन कम है, ओल्ड पॉपुलेशन कम है, यंग पॉपुलेशन और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो ये पॉपुलेशन का ग्राफ देखते ही बता रहा है कि किस तरह की कंट्री का है। ये पॉपुलेशन ग्राफ, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये बता रहा है कि आज का रादर डेवलप्ड कंट्री है। ये राइट और लेफ्ट पे क्या होता है याद है आप लोगों को? राइट पे फीमेल होती है क्योंकि फीमेल इज ऑलवेज राइट, तो लेफ्ट पे मेल होता है, फीमेल मेल इज ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा है नहीं? अच्छा जी, मैं उन पे जा रहा हूँ। तो ये जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है ये एज वाइज डिफाइन होता है कि 0 से 4 साल के कितने हैं, 5 से 9 साल के कितने हैं, 5-5 साल के गैप से ये बना होता है। यहाँ तक के 70 साल से 75-74 साल के कितने हैं, 75 से 79 के कितने हैं, 80 से 84 के कितने हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। डेवलप कंट्रीज़ में अगर मैं कहूँ आज से 30 साल बाद डेवलप कंट्रीज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, वो जो हार्ट शेप होता है ना, तो उनका हार्ट शेप बन जाएगा, जो कितने अरसे से मांग रहे थे वो उनको मिल जाएगा आखिरकार। ये डेवलप कंट्रीज़ का स्ट्रक्चर जहाँ होने जा रहा है आज से 20-30 साल में। क्या नज़र आ रहा है? बच्चे बिल्कुल ही नहीं हैं और ज़्यादातर पॉपुलेशन ओल्ड एज है। ये होने जा रहा है, इस तरफ ही जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप ये बल्ज देख सकते हैं, ये बल्ज अभी ऊपर चला जाएगा तो फिर ओल्ड एज वाले ही ज़्यादा होंगे और नीचे वाले बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे। ठीक है, तो हार्ट शेप इनको मिल जाएगा, फिर रोएंगे बैठ के कि ये दिल नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड बताता है कि कितनी पॉपुलेशन वर्किंग है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और मेल में ज़्यादा, इस एज ग्रुप में मेल ज़्यादा हैं कि इस एज ग्रुप में फीमेल ज़्यादा हैं। नहीं नहीं, ऑप्टिमल तो हमने कहा ना, ऑप्टिमल तो वो होती है, ऑप्टिमल तो वो होती है जो रिसोर्स के हिसाब से हो, वरना कहने को ये कुछ ऐसी होती है ऑप्टिमल, कहने को कि बहुत ज़्यादा बच्चे ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बूढ़े ना हो, बट लेकिन बच्चे निस्बतन ज़्यादा हों, ताकि ये कि वो आने वाले वक्त में इसका एडवांटेज उठा सकें, ग्रोथ हो सके। ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, ये वर्किंग पॉपुलेशन बन जाएंगे, फ़ायदा होगा इनसे। ठीक है, लेकिन ये अगेन फिर मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है, ये इकोनॉमी के रिसोर्सेज, पॉलिटिशियंस के प्लान्स, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आगे क्या सोचा हुआ है। ठीक है, और पॉपुलेशन से रिलेटेड बड़ी मज़े की बात है कि हमारी दुनिया में अब आजकल जो पॉलिटिक्स राइज है वो डेमोक्रेसी राइज है, और डेमोक्रेसी में पूरी दुनिया में इस वक्त एक स्टाइल है, ये टू पार्ट डेमोक्रेसी है ना, पार्टीजन के लेफ्टिस्ट राइटिस्ट हर जगह पे हैं, ऐसे ही है ना, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, मोर फ्रीडम ओरिएंटेड, मोर कल्चर ओरिएंटेड।
ठीक है, ये हर जगह है, यूके में भी ऐसे ही है, लेबर पार्टी है और दूसरी कौन सी है, पता नहीं क्या नाम है। ठीक है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, मोर प्रो रिलीजन लेस प्रो रिलीजन। तो ये टू पार्टी सिस्टम होता है पूरी दुनिया में। इसमें नुकसान क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज, खासतौर पर पॉपुलेशन एक कल्चरल इशू है। पॉपुलेशन क्या है, एक कल्चरल इशू है। तो बहुत सारे केसेस में पॉपुलेशन पे इनकी पॉलिसीज डिफर करती हैं। जी, तो क्या बात हो रही थी कि पॉपुलेशन जो आपका डिसीजन है, वो पॉपुलेशन डिसीजन होता है लॉन्ग रन का। आज मैं कोई फैसला करूं 5 साल में इफेक्ट थोड़ी आता है इतनी जल्दी। पॉपुलेशन तो मतलब डेकेड्स के बाद उसके इम्पैक्ट्स आना शुरू होते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि चूंकि लेफ्टिस्ट राइटिस्ट पॉलिसी मेकिंग है, तो 5 साल एक पॉलिसी होती है, 5 साल बाद पॉलिसी बदल जाती है, फिर 5 साल बाद दूसरी पॉलिसी हो जाती है। अमेरिका में ही ले लें कि पहले जब वो डेमोक्रेट्स आए हुए थे, डेमोक्रेट्स बहुत सपोर्ट करते हैं एबॉर्शन लॉज को और ये विमेन राइट्स को, तो बड़ी हर जगह एबॉर्शन लॉज बड़े आराम से पास होना शुरू हो गए। फिर इधर से ये आ गए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ये एग्री नहीं करते, इन्होंने फिर सख्ती करना शुरू कर दी। तो ये जो सोए हो रहा है पॉपुलेशन के डिसीजन मेकिंग में, 5-5 साल में थोड़ी कोई पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो सकेगी, ना इसकी चल पाएगी ना उसकी चल पाएगी। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत सारे ये वाले मसले हैं कि पॉलिसी का लॉन्ग रन इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आएगी आपको, खासतौर पर वो पॉलिसी जो कल्चरली काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होल्ड करती हैं। तो एक पार्टी आती है वो कुछ करती है, दूसरी पार्टी आती है वो कुछ और कर देती है। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो देख के आपको बताना आना चाहिए है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड किस पॉपुलेशन या किस कंट्री को बिलोंग करता है, और ये क्या बता रहा है 60 साल से ऊपर कितने % लोग नजर आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन मिलियन भी होती है बाज़ औक़ात एक्स एक्सिस पे कि कितने मिलियन लोग किस एज ग्रुप में, बाज़ औक़ात यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी होती है कि कितने % लोग इस पॉपुलेशन के इस एज ग्रुप में है। तो आपको ये समझदारी से देखना होता है एक्स एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस से पॉपुलेशन इन मिलियन दिया हुआ है या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो जब हम सवाल कर रहे होंगे तो उस वक्त भी इंशाल्लाह देखेंगे। अब सवाल जो है वो ये है, जी मुझे पता है, मैं वहीं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, फिक्र नहीं करें। मैंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात की ना कि ओवर पॉपुलेटेड और अंडर पॉपुलेटेड का कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज के ख्याल से देखा जाएगा। जब रिसोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में और फिर भी पॉपुलेशन कम है, तो हम कहेंगे अंडर पॉपुलेटेड है। इस इकोनॉमी में बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि अगर पॉपुलेशन होती तो वो यूटिलाइज हो जाते, तो उसको अंडर पॉपुलेटेड कहते। और सिमिलरली अगर रिसोर्सेज नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोमालिया है या युगांडा है या इस तरह के मुल्क हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे फिलहाल ओवर पॉपुलेटेड है, फिलहाल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वक्त के साथ उसी इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए कि वही पॉपुलेशन जो है ओवर पॉपुलेटेड नहीं लग रही हो। ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में कि पॉपुलेशन के में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में क्या क्या चीज़ों को देखा जाएगा। तो एज वाइज देखा जाएगा जिसके अगेंस्ट पॉपुलेशन पिरामिड आप बनाते हैं। जेंडर को देखा जाता है कि कौन सी जेंडर ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। फिर आपको देखा जाता है कि ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये क्या मतलब हुआ, शहरों में कितनी रहती है, देहात में कितनी रहती है, एक सूबे में कितनी रहती है, दूसरे सूबे में कितनी रहती है और क्यों, इसको देखें। हमारे मुल्क में सबसे कम पॉपुलेशन किस सूबे में है, बलूचिस्तान में। क्यों कम है, क्योंकि बलूचिस्तान का एक तो इलाका मुश्किल गुजार है, सड़कें मौजूद नहीं हैं, किसी किस्म की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वहाँ जो भी थोड़ा सा बड़ा होता है वो दूसरे सूबों में दूसरे शहरों में जाके आबाद हो जाता है। नेचुरली हमने कहा कि पॉपुलेशन हमेशा वहाँ बढ़ती है जहाँ बड़े बड़े दरियाओं और बहुत सारे खेत हों। तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, तो जोग्राफिकली, या फिर आबादी है शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में। तो जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी जाती है कि कितनी आबादी कौन से पेशे को इख्तियार किए हुए है, कितनी आबादी एग्रीकल्चरल है, कितनी आबादी इंडस्ट्रियल है, कितनी आबादी जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कितनी आबादी किसी और सेक्टर से रिलेटेड है। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने का क्या फ़ायदा होता है, बहुत से डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। अगर आपकी पॉपुलेशन का 55% पॉपुलेशन फीमेल जेंडर पे बिलोंग करती है, बेस करती है,
और आपने देखा कि एज 0 से एज 15 तक फीमेल पॉपुलेशन 58% है हमारे मुल्क में। तो जब आप स्कूलिंग का डिसीजन ले रहे होंगे कि कौन से स्कूल ज़्यादा खोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको फीमेल स्कूल ज़्यादा खोलने चाहिए। जितना अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में, उतना बेहतर डिसीजन मेकिंग आप ले सकेंगे। ठीक है। सिमिलरली ज्योग्राफिकली किस एरिया में किस किस्म के रिसोर्सेज अवेलेबल करने हैं, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिसाइड करेंगे आप। तो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये तमाम चीज़ों के डिसीजन जो हैं वो हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के कर रहे होते हैं। जेंडर इम्बैलेंसेस एक चीज़ है। बहुत सी पॉपुलेशन में जेंडर इम्बैलेंसेस मौजूद होते हैं, यानी मेल फीमेल बराबर से नहीं होते। बहुत सी आबादियों में मेल फीमेल बराबर से नहीं होते। जैसे कि जिन जिन सोसाइटीज़ में काम करने मर्द ही जाते हैं, औरतें नहीं जाती, वहाँ पे मर्द कम होते हैं, औरतें ज़्यादा होती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब मर्द ही काम करेंगे तो उनकी लाइफ मुश्किल होगी, स्ट्रेसफुल लाइफ होगी, फिर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स उन्हीं को पेश आएंगे। काम करते हुए मर जाना, गाड़ी चला रहा है तो वही चढ़ा रहा है, एक बंदे ने दूसरे बंदे की गाड़ी मार दी, वो भी मरता वही मरता। माइनिंग हो रही है, माइनिंग में मर गए बेताशा लोग। तो यूं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो हैं मर्दों को ज़्यादा पेश आते हैं। जंग हो रही है, जंग में मर्द सोल्जर्स हैं, वो मर रहे हैं। तो जिन सोसाइटीज़ में ऑक्यूपेशनली बैलेंस्ड नहीं होते, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मर्द ज़्यादा मरते हैं, पॉपुलेशन फीमेल ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ जिन सोसाइटीज़ में आबादी कंट्रोल करने की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई होती हैं, वहाँ पे जब आपके पास चॉइस होती है कि भाई जैसे चाइना में था कि आपके पास एक ही बच्चा चलेगा, दूसरा बच्चा होगा तो बहुत हैवी टैक्स है, इतना टैक्स है कि आप नहीं बेयर कर सकते। ये था पहले, अब कुछ दिनों से रिलैक्स कर दिया, अब 2 बच्चे कर दिए। नहीं, आप फिर टैक्स पे करेंगे टू इन वन तो। हाँ, बात हुई। तो अब अगर आपके पास ये चॉइस है कि एक ही बच्चा होगा, तो आप क्या करेंगे? चाइना में लोगों ने डिसीजन ये लिया कि अब अगर लड़की होगी तो हम वो लड़की नहीं सस्टेन करेंगे, क्योंकि वो तो शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी, हम लड़के को ही सस्टेन करेंगे। तो वो अल्ट्रासाउंड कराते थे, और अगर लड़की होती थी तो उसको मरवा देते थे, मतलब अबॉर्शन करा देते थे। ठीक है। बड़े केसेस आए, बड़े मजे मजे के हॉरेबल किस्म के केसेस भी आए कि किसी के यहाँ दूसरा बच्चा हुआ, उसने कचरे में फेंक दिया, किसी के यहाँ दूसरा बच्चा उसने कहीं ऐसे टॉयलेट में बहा दिया, टॉयलेट में ड्रेन में बहा दिया, ड्रेन में से आवाज़ आ रही है बच्चे के रोने की, तोड़ के निकाला, अंदर से बच्चा निकल रहा है टॉयलेट ड्रेन में से। टैक्स ना पे करना पड़े, पकड़ा ही ना हो। ठीक है। अल्लाह की कुदरत है, जब नहीं मरना होता तो नहीं मरता, और जब मरना होता तो मर जाता है। अब ठीक है। तो इसी तरह से अब उससे क्या हुआ, चाइना की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में 60% लड़के हो गए, 60% लड़के और 40% लड़कियां। और वो भी अब पढ़ी लिखी पॉपुलेशन हो रही है, तो लेट मैरिजेस। तो अब लड़कों को लड़कियां मिल ही नहीं रही, लड़की नहीं है, शादी कैसे करेंगे? तो अब चाइना के लड़के क्या कर रहे हैं? दूसरे मुल्कों से शादी करके ला रहे हैं, और उसमें स्कैम, जबरदस्त स्कैम हो रहे हैं। अब वो यहाँ से लेके जाते हैं एक लड़की को शादी करके, फिर वो 4 लड़कों में उसको घुमाते हैं, उसको जो वो स्लेव बना लेते हैं। गरीब मुल्कों से उनको लेके जाते हैं और अपने अमीरी शो करते हैं, अब उसको स्लेव बना के 4-4 5-5 लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसी लड़की को। तो इस तरह की बातें भी कल्चरली वहाँ पे हो रही हैं, बहुत सारे गड़बड़ें हो रही हैं। अच्छा, ऑनर किलिंग को थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है कि ऑनर किलिंग से औरतों की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो ऐसी इतनी नहीं होती ऑनर किलिंग की पॉपुलेशन। मतलब किसी इज्जत के नाम पे लड़की को मार दिया, भाई गैरत की वजह से मार दिया, नहीं नहीं, दुनिया में बहुत से मुल्कों में होता है, लेकिन इतनी लड़कियां नहीं मरती कि अभी भी पाकिस्तान में औरतों की तादाद ज़्यादा है। मतलब ये हम कंडेम कर रहे हैं, ऑनर किलिंग बहुत बुरी चीज़ है, बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है, बहुत बेगैरती की बात है किसी भी शख्स को अपनी इज्जत के लिए किसी और को जान से किसी और की जान ले लेना। तो लेकिन बहरहाल ये भी एक फैक्टर इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो और ऑनर किलिंग में आमतौर पे लड़का लड़की दोनों को मारा जाता है, ये भी यहाँ पे मिसकंसेप्शन है इनका। तो ऑनर किलिंग में अगर जो लोग मारते हैं तो लड़की को मारते हैं, वो दोनों को मार देते हैं। अच्छा, फिर और जो जेंडर इम्बैलेंस और क्यों हो सकता है?
माइग्रेशन, माइग्रेशन से जेंडर इम्बैलेंस हो जा सकता है। जैसे कि आपको कराची के बहुत से शहरों में औरतें ज़्यादा नजर आएंगी, तो पाकिस्तान के बहुत से शहरों में औरतें ज़्यादा नजर आएंगी। क्यों? खास कुछ खास शहरों से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर गए दूसरे मुल्कों में। गुजरावाला, गुजरात, यहाँ से बहुत लोग माइग्रेट किए सऊदीया और यूएई में। तो आमतौर पे जो माइग्रेट करके जाते हैं ना मजदूर तबका, वो मर्द जाते हैं, पीछे औरतों को छोड़ जाते हैं। उनके पास जो वीज़ा होता है ना, फैमिली वीज़ा नहीं होता। तो फिर औरतें औरतें ज़्यादा यहाँ रह गई, मर्द मर्द वहाँ रहे, तो वहाँ की पॉपुलेशन में मर्द ज़्यादा हो गए, यहाँ की पॉपुलेशन में औरतें ज़्यादा हो गई। तो ये भी एक वजह होती है। जैसे कतर में मर्द ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि तकरीबन एक औरत पे दो मर्द हैं। क्योंकि कतर में पेट्रोलियम इंडस्ट्री बड़ी है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में मर्द ही एम्प्लॉय होते हैं, कि हार्ड हार्ड इंडस्ट्री है, मुश्किल है। तो फिर वो जो है वो मर्द ही मर्द दुनिया भर से आ गए हैं, और जो है वो गुस्से से एक दूसरे को हर वक्त देखते रहते हैं। खास तौर पे कतर के अंदर जो है वो वीकेंड्स जो है वो बैचलर्स अलाउड ही नहीं है बाहर, मर्द ही मर्द है और वीकेंड पे बाहर अलाउड नहीं है। तो वो कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। तो फिर बेचारे व्हाट्सएप ग्रुप बना बना के यहीं पाकिस्तानियों को तंग करते रहते हैं। हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा तंग करता है ना, हर वक्त सुबह दोपहर शाम रात, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बस बिला वजह की फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं ना। वो कतर में बैठे हैं, बस वो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। और क्या करूँ भाई, अकेला हूँ। अच्छा भैया, कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, तो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ मुल्कों में जो इख्तलाफ होता है वो क्यों होता है, जेंडर गैप क्यों होते हैं, वो हमने समझा हमने। ठीक है। और पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी और ऑक्यूपेशनल पॉपुलेशन की मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, फिर इसको हम क्लोज करते हैं चैप्टर को। ये देखिए, ये एक आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर कॉन्सेप्ट 420 है आई थिंक। कंट्री, पॉपुलेशन, एरिया और डेंसिटी। किस मुल्क में कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। एक अंदाजा ये जाहिर है, पाकिस्तान में भी जो डेंसिटी निकालेंगे वो सही नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में वो डेंसिटी बहुत कम होगी और कराची में बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वो शहर वाइज भी डेंसिटी निकाली जाती है, सूबे वाइज भी निकाली जाती है। ये बहरहाल कंट्री वाइज उन्होंने दी है कि मकाओ में जो है वो 29.2 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और 5,41,000 लोग रहते हैं खाली। तो टोटल डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर 18,000 बनती है। मोनाको में 16,000 बनती है। तो ये कम होता जा रहा है। बहरेन में, माल्टा में, बरमूदा में, तो देख लें छोटे छोटे दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ पे और पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। वेटिकन सिटी बहुत छोटा सा एक एक जगह है जहाँ पे कि वो उनका रिलीजियस सेंटर है क्रिश्चियनिटी का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर निकाली जाती है। और भी इन्होंने दिया, आइसलैंड में देखें 3,18,000 और एरिया 1,03,000। तो पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 3 लोग रहते हैं। कहाँ ऊपर पर स्क्वायर किलोमीटर 18,000 लोग रह रहे थे, और कहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 3 लोग रहते हैं। बात समझ आ रही है? तो जाहिर है अभी तक कनाडा में जैसे देख लें पूरा खाली पड़ा है, बहुत बड़ी जगह है, थोड़ी सी जगह पे आबादी है। ठीक है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड तो आपको ध्यान में होगा ही ना, ग्रीनलैंड में कुछ जगह ही नहीं रहने की, थोड़ी सी बस फ्रिंजेस में उसके लोग रहते हैं। तो 57,000 टोटल आबादी है, और एरिया कितना बड़ा है, 2,175,00,000, 1,75,000, नहीं 21,75,600 स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर 0.26। तो सबसे जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है वो चाइना में एक जगह है, मकाओ। वहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में 18,000 लोग रहते हैं। नहीं, सिटीज को लिया है इन्होंने। ठीक है, सिटी भी है ना, हांगकांग मतलब। हाँ,
ठीक है भाई, बात समझ आती है। बाज़ औक़ात आबादी कम है लेकिन एरिया उससे भी कम है, तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ आपको मैं जो चार्ट दिखाना चाह रहा था वो ये आखिरी चार्ट था, जो कि है एम्प्लॉयमेंट विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इन टर्शरी सेक्टर या वर्कफोर्स इन सर्विसेज। तो मुख्तलिफ मुल्कों का दिखाया इन्होंने कि कंट्रीज विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बुरुंडी में एक 91% लोग, बर्किना फासो में 80% लोग, चाड में 76% लोग, नेपाल में 72% लोग, सोमालिया में। तो देखें ज़्यादातर जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी मेजर पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, किस में काम करती है, एग्रीकल्चर में काम करती है। वो कंट्रीज जिनकी मेजर पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर्स में काम करती है। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या होगा, मसलन बैंकिंग नहीं, सर्विसेज में क्या, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ऐसी ऐसी सर्विसेज जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लग्जमबर्ग में 88% लोग सिर्फ यही करते हैं, हांगकांग में 84% लोग ये करते हैं। प्रोडक्शन बंद कर दी इन्होंने, इंडस्ट्री ख़त्म, एग्रीकल्चर ख़त्म, सारे लोग सर्विसेज में हैं, बाहर से मंगाते हैं और आगे बेचते हैं। कंसल्टेंसी सी में आ जाएगी। सिंगापुर, मकाओ, बहामास, नेदरलैंड, यूएसए, इसराइल, पोर्टोरिको, ये लोग सारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज या टूवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ मेजर पॉपुलेशन जो है वो अब सर्विसेज में डील करती है। बनाने का काम उन्होंने दूसरे मुल्कों को दे दिया। तो बाल ये पॉपुलेशन से रिलेटेड सर्टेन डिस्कशंस थी जो कि रह गई थी, हमने कहा इसको कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आई होंगी और इतनी डेप्थ में हमने चीज़ों पे बात की है कि जब सवाल आए तो आप अपना ओपिनियन बता सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।